फिलहाल अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में कल हमने बात की थोड़ी सी। मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट बना के भी दिखाई। आज ज़रा थोड़ी सी बात करनी है जी बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले मैं ज़रा आपको जो कल इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वो एक दफ़ा फिर से बना के दिखा देता हूँ कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सबसे पहली स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम या इनकम स्टेटमेंट है। इसका फॉर्मेट नॉर्मली कैसा होता है? ये नॉर्मली सेल से शुरू होता है। सेल में से क्या माइनस होती है? कॉस्ट ऑफ सेल। और अगर सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल निकालते हैं तो हमारे पास कौन सा प्रॉफिट आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। इसे जीपी भी कहते हैं। कभी आपको जीपी नजर आए, जीपी वुड मीन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में हम अगर कोई और इनकम्स हैं तो वो ऐड कर देते हैं, अदर इनकम्स। और अगर कोई और एक्सपेंसेस हैं तो वो माइनस कर देते हैं। तो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? एडमिन एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। इसलिए हमने कल बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी कि यहाँ पर कौन से आएंगे, यहाँ पर कौन से आएंगे। ठीक हो गया जी। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम्स ऐड कर दें और हेड ऑफिस एक्सपेंस और सेल के एक्सपेंस माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पीबीआईटी। इसे और क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या नहीं, और क्या कहते हैं? इसका और नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पीबीआईटी इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। और ये क्योंकि इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए थे, एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर नोन एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पीबीआईटी वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट निकलना है और टैक्स निकलना है। इसमें से अगर हम इंटरेस्ट निकाल दें और अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है तो वो ऐड कर दें। पीबीआईटी में से इंटरेस्ट निकल जाएगा, यानी अगर लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर लोन दिया हुआ है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर डिविडेंड्स मिलेंगे। तो पीबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा और इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड होगी। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं इनकम टैक्स, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेट प्रॉफिट। अभी मैं कंप्रिहेंसिव इनकम की तरफ नहीं जा रहा, रिवैल्यूएशन वगैरह नहीं लिख रहा। राइट बेटा, आई होप ये बात क्लियर है। आज हमने पढ़ना है दूसरी स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। दूसरी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या इसे बैलेंस शीट भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। देखिए, इनकम स्टेटमेंट जो है ये आपको किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। ठीक है। और इसके लिए रूल कौन सा यूज होता है? कौन से कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं इसके लिए? मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? जिस साल की इनकम उसी साल के एक्सपेंसेस। इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन से दो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं? इनकम्स और एक्सपेंसेस। जबकि जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का इनकम और एक्सपेंसेस से कोई लेना देना नहीं। ये आपको आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं बताती, बल्कि ये आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। आप किसी एक खास दिन में कहां पर खड़े हैं, आपके पास टोटल क्या चीज पड़ी हुई है, यानी आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये आपको क्या बताएगी? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी। इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो लिखें a statement which shows financial position of any business.
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपको बताए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। उसमें दो एलिमेंट्स कौन से इस्तेमाल होते थे, इनकम और एक्सपेंसेस। इसमें जो बाकी के तमाम एलिमेंट्स हैं वो इधर इस्तेमाल, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स, लायबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ठीक है, वैसे टोटल एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स वो इतने। तो यहाँ पर आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनकम और एक्सपेंस के, वो तमाम के तमाम कहाँ यूज होंगे, इधर हो। तो इधर भी लिख लें, इन बैलेंस शीट या इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स, कैपिटल and liability elements would be used. ठीक हो गया। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताएं बैलेंस शीट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स कौन से हैं, एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। ड्राइंग्स चूंकि ऑलरेडी कैपिटल में यूज हो जाती है और ड्राइंग्स को वैसे अलग एलिमेंट वो गिनते भी नहीं, तो इसलिए उसको कैपिटल का हिस्सा ही समझा जाता है। अच्छा बच्चों, आज जुम्मे की वजह से आप लोग पता है 12:30 हम आपको नहीं होते, तो मैं करता है ना उस इकोनॉमिक्स क्लास में आते हैं। ठीक है, हम कल करने के साथ पहले रोटी खाना। अच्छा एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होंगे बैलेंस शीट में, एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी। वैसे तो ड्राइंग्स भी यूज होती हैं, लेकिन ड्राइंग्स चूंकि कैपिटल के हिस्सा बन जाती हैं इसलिए उसको अलग से डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर आपने 4 करनी हो तो सारे ड्राइंग्स भी डिस्कस कर, कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, जैसे ये हमने लिख लिया ना तीनों, जैसे उसके लिए कॉन्सेप्ट यूज होता था मैचिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसके अंडर ये बैलेंस शीट बनती है, उसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट। The balance sheet is prepared under accounting equation concept या principle। What is accounting equation जी, हमने डिस्कस की थी। हमारे एसेट्स हमेशा इक्वल होंगे किसके, कैपिटल और लायबिलिटी। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या इक्विटी प्लस लायबिलिटी। एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू आर कैपिटल या इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, वो क्यों कहते हैं वो भी बड़े होकर बताए कहाँ कहाँ कहते हैं। आई रिपीट, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल यूज होंगे और बैलेंस शीट अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रिंसिपल के लिए बनती है। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसका भी फॉर्मेट जी मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ, इसका भी फॉर्मेट बना के दिखाना चाहता हूँ। देखें, इसमें भी सबसे पहले आप लिखेंगे XYZ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो फॉर द ईयर होती है, ये किसी एक खास दिन होती है। एज ऑन 31st December 2022, normally on the last day of the year, राइट जी, ये किसी एक खास दिन के लिए करते हैं। और इसकी तरतीब भी यही रखी जाती है, सबसे पहले एसेट्स लिखे जाते हैं, फिर कैपिटल लिखे जाते हैं, फिर लायबिलिटी लिखी जाती है। इसकी तरतीब उल्ट भी सकती है, एसेट लिखें फिर लायबिलिटी लिख लें, आखिर पे कैपिटल लिखें, तो दोनों तरह से लिखी जा सकती है। तो मैं आपको इसी तरतीब में बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स लिखे जाते हैं, तो पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स, फिर नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखे जाएंगे? आपके ट्रायल बैलेंस में जितने नॉन करंट एसेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे। नॉन करंट एसेट्स आपके बिजनेस में जितने हैं, फॉर एग्जांपल मशीन है तो मशीन लिखी जाएगी। इसके आगे हल्का सा लिख लें नेट, बड़े होकर नेट का मतलब है इसको जितना यूज हो गया वो निकल जाए, डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो जाए। लेकिन अभी चूंकि हमने पढ़ी नहीं है इसलिए खामोशी, जितने एसेट्स हैं वो नेट लिखे जाए, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीन है, आपका फर्नीचर है, मोटर व्हीकल है, कोई भी है जो, ये भी नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितने एसेट्स हैं इसमें टेंजिबल है वो भी इधर, इंटेंजिबल है वो भी, अगर सॉफ्टवेयर, गुडविल, आपके पेटेंट्स, लाइसेंस, डेवलपमेंट कॉस्ट, जितने इंटेंजिबल में वो भी नॉन करंट एसेट इधर ही लिखे जाएंगे। ठीक हो गया? मैं आपकी जरूरत के लिए सिर्फ दो लिखा। इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखे जाएंगे? करंट एसेट्स। पहले नॉन करंट एसेट्स लिखे जाएंगे, फिर करंट एसेट्स। लेकिन करंट एसेट्स में हमारे पास, जरा मुझे करंट एसेट्स की एग्जांपल्स तो बताएं। कैश, बैंक, डेटर्स, स्टॉक या इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर कोई प्रीपेमेंट है तो वो भी, कैश, बैंक, डेटर्स, इन्वेंट्री, प्रीपेमेंट्स। ठीक हो गई? इसके बिल्कुल नीचे क्या लिखा जाएगा जी? अब नेक्स्ट एसेट पूरे हो गए, एसेट में नॉन करंट, करंट। नेक्स्ट क्या चीज है जी? कैपिटल। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, चलिए मैं इसको जी, वैसे आपने ऐसे लिखना, इसके नीचे ऐसे पूरी एक पेज लाइन में लिखा जाए। मैं ऐसे जरा चूंकि दूसरी साइड पर भी चाहिए चीजें, तो मैं इसे यहाँ लिख दूँ। कैपिटल क्या चीज है? वो पैसा जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। देखिए साल का शुरू था, आपने 1 लाख रुपया दिया, तो वो सारी जिंदगी 1 लाख ही तो नहीं रहेगा, वो बढ़ेगा। वो बढ़ेगा किससे? प्रॉफिट से, नेट प्रॉफिट से। और कम किससे होगा? ड्राइंग से। तो आपने कैपिटल की इक्वेशन यहाँ पर लिख दी होती है। कैपिटल कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले लिखा जाएगा ओपनिंग कैपिटल। जो आपको ट्रायल बैलेंस में नजर आएगा वो हमेशा कौन सा होगा? ओपनिंग कैपिटल, यानी वो पिछले साल का अगले साल ट्रांसफर होगा। इसमें क्या ऐड किया जाएगा जी? इस साल अगर आपको प्रॉफिट हुए हैं तो वो यहाँ पर लिखे जाएंगे, और अगर लॉस हुआ है तो वो माइनस कर दिया जाएगा। ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। हम यहाँ पर जाहिर है कुछ परफॉर्मेंस देंगे, तो ये नेट प्रॉफिट होगा, ये कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ। अगर इसमें से आप पैसा ले गए उसे क्या कहते हैं? साल के शुरू में मेरे पास इतना पैसा था, मैंने मजीद इतना कमा लिया, अब मेरा इतना पैसा है, इसमें से मैं इतना ले गया था, जो बाकी होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। वो बैक लिख देगा, ये क्लोजिंग कैपिटल। अगले साल ट्रायल बैलेंस में आपको ये नजर आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, फिर अगले साल के नेट प्रॉफिट, फिर ड्राइंग, ये प्रोसेस ऐसे चलेगा।
तो जब भी मैं आपसे पूछूं कैपिटल, तो कैपिटल के बारे में आपने क्या बताना जी, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स माइनस ड्राइंग्स। नेट प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हुआ तो फिर माइनस हो, ठीक। अच्छा, बाद में ऐसा होता है बिजनेसमैन मजीद पैसे ऐड करता है उसमें, तो फिर वो भी साथ ही लिख दे, ऐड एडिशंस, ऐड एडिशन। अगर फॉर एग्जांपल वैसे रेयरली आपके लेवल के ऊपर होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा भी वो हो जाता है कि वो क्वेश्चन ही सिर्फ इतना से ही दे दे, ये 2 3 4 3 लेके जो चौथी चीज कहता है ये कैलकुलेट, ये नॉर्मली आसान क्वेश्चन होते हैं। इसको बाय द वे कहते हैं बिजनेस इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, बिजनेस इक्वेशन। व्हाट इज बिजनेस इक्वेशन, ओपनिंग प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशंस माइनस ड्राइंग्स। पहले प्लस की रकमें सारी लिख लें और आखिर में ड्राइंग्स, या ऐसे भी लिखना जैसे ये ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट प्लस एडिशंस माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। कैपिटल हो गया नहीं पूरा। इसके बाद पॉइंट क्या आएंगी, लायबिलिटी। लायबिलिटी भी नॉन करंट और करंट होती हैं, तो पहले नॉन करंट लिख देंगे, और उसके बाद करंट लिख देंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, बैंक लोन्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, नोट्स पे लोन नोट्स, ये एक ही चीज है। प्रेफरेंस शेयर भी होते हैं, ये बड़े होते हैं। अच्छा, अभी नहीं, तो बैंक लोन्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा आपके लेवल के ऊपर। वैसे तो बहुत सारी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लीजेस होती हैं, डेफर्ड टैक्स होते हैं, और भी लायबिलिटीज हो सकती हैं। गवर्नमेंट ग्रांट की लायबिलिटीज हैं, वो भी इधर आ सकती हैं, लेकिन आपके लेवल के ऊपर सिर्फ इतनी आई थी। और इसके फौरन बाद क्या लिखा जाएगा जी, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं जी, जरा, हाँ जी बिल्कुल, क्रेडिटर्स, all expenses payable, income tax payable, interest payable, rent payable, insurance payable, salaries payable, जिसके साथ एक्सपेंस के साथ पेएबल लग गया वो इधर आ जाएगा, all expenses payable, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह भी होते हैं, आपने बैंक से 2 माह के लिए कर्जा ले लिया, बैंक ओवरड्रॉन, या आपके अकाउंट में पैसा था 1 लाख रुपया, आपने किसी के पैसे देने थे 3 लाख, आपने उसको चेक लिख के दे दिया 3 लाख का, वो बैंक चला गया। बैंक वाले ने फोन करके कहा भाई जान आपके अकाउंट में पड़ा ही 1 लाख है, आपने 3 लाख का चेक भेज दिया है, तो चले आप हमारे अच्छे कस्टमर में अभी इसको 3 लाख दे देता हूँ, और जब आपके पैसे आएंगे तो फिर मैं उसमें से काट दूँ। तो हमने क्या किया, हमने अपनी औकात से ज्यादा ड्रॉ कर लिया, ओवर ड्रॉ कर लिया, राइट जी। तो इसको कहते हैं, फिर हमारी लायबिलिटी बन जाएगी ना, 1 लाख पड़ा था 3 लाख उसने दे दिया, इसका मतलब अब हमने 2 लाख बैंक का देना है, उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने बैंक से ओवर ड्रॉ कर दिया, अपनी औकात से ज्यादा पैसे निकलवा लिए, ठीक है जी। यहाँ और भी लायबिलिटीज आ सकती हैं, जब आप बड़े होंगे, गवर्नमेंट अपना गवर्नमेंट ग्रांट की लायबिलिटी आ सकती है, लीज की लायबिलिटी जो शॉर्ट टर्म में इधर आ सकती है, लेकिन अभी आपके लेवल के ऊपर सिर्फ इतनी। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो कंप्लीट हो गई जी। बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स हैं, करंट एंड नॉन करंट, हमारे पास कैपिटल है और लायबिलिटी है, करंट और नॉन करंट दोनों, ठीक हो गई। अच्छा, ये किस रूल के ऊपर काम करती है, एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो जब हम बनाएंगे आप देखेंगे ये जो दोनों एसेट्स हैं, इन दोनों का टोटल हमेशा इक्वल होगा किसका, कैपिटल प्लस लायबिलिटी के टोटल, राइट जी। थोड़ा सा इनका रिलेशनशिप आपको बताओ, इनकी रिश्तेदारी आपस में क्या है। देखिए बेटा, बैलेंस शीट का जो ये वाला पोर्शन होता है, कैपिटल और लायबिलिटी का पोर्शन, इस पोर्शन को कहते हैं फाइनेंसिंग पोर्शन। क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग पोर्शन। फाइनेंसिंग का मतलब पैसे, जहां से पैसे आए। अगर आप गौर करें, अब मुझे बस छोड़ में लिखे नहीं, पहले सुन,
जब लिखूँ मैं हूँ तो लिखवानी पहले इसका मतलब है पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंसिंग पोर्शन ऑफ द बैलेंस शीट। अगर आप गौर करें तो इसमें कैपिटल है और लायबिलिटी। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, हमारा अपना पैसा, ओनर का पैसा। तो ये वो पैसा है जो हमारा अपना है, ओनर, ओन मनी। ठीक है, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि इंटरनल फाइनेंसिंग है। क्या है जी, इंटरनल फाइनेंसिंग, यानी आपने खुद पैसा ये लगाया, बिजनेस को पैसा चाहिए था तो हमने, मेरे पास था, मैंने बिजनेस को दे दिया, मैं मालिक हूँ ना बिजनेस का, तो मालिक ने खुद पैसा दे दिया। इंटरनल फाइनेंसिंग, अपना पैसा, कैपिटल। The amount invested by the owner into business is known as capital. The amount with which the business is started is known as capital. मेरा अपना पैसा। तो ये हमेशा ओनर का पैसा होता है, यानी बिजनेस का अपना पैसा। नीचे क्या है, लायबिलिटी क्या होती है, जो हमने लोगों से लिया हुआ है ये भी पैसा है, ये भी पैसा, लेकिन ये कहाँ से लिया हुआ है, ये लोगों से लिया हुआ है, ये मेरा पैसा नहीं है। पैसा ही मेरे पास, फर्ज कर लें 1 लाख है, उसमें से कहता हूँ 60,000 मेरा कैपिटल, 40,000 लोगों ने दिया हो लायबिलिटी, तो मैं कहूँगा टोटल मेरे पास 1 लाख है, ये मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस यूज में मेरा सारा पैसा नहीं है, इसमें से 60,000 मेरे और 40 लाख इनके लोगों के पैसे हैं। तो ये आपको बैलेंस शीट की जो ये वाली साइड है ये बताती है मेरा अपना पैसा, लोगों का पैसा। दूसरे लफ्जों में टोटल पैसा। ठीक हो गया, तो मैं कह सकता हूँ ये जो लायबिलिटी वाला पोर्शन है ये दरअसल क्या है, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है पैसा ही, लेकिन लोगों का, अपना पैसा, लोगों का पैसा, एक्सटर्नल का। लेकिन ये दोनों मिलाकर हैं वैसे क्या, इन दोनों को मैं कह सकता हूँ ये मिला के दरअसल है क्या, कि मेरे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस को जब भी पैसा चाहिए होगा वो कहाँ से लेगा, वो या अपना देगा या लोगों से लेगा, और कोई सोर्स नहीं, या वो अपना पैसा लाएगा या वो लोगों से लेगा। यही है ना जी, और तो कोई नहीं है। बाकी तो है तो नहीं, तो बारिश एकदम हुई, अचानक अल्लाह वहाँ गई तो जो अल्लाह ने शेर आ, तो क्या होगा जी, बिजनेस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, आपका अपना पैसा, लोगों का पैसा, इंटरनल फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स के बारे में मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी। ये दरअसल वो चीजें जो दरअसल ज्यादातर बिकने के लिए तो नहीं होते, लेकिन ये बिकने के प्रोसेस को तेज करते हैं, यानी ये फाइनेंस जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो दरअसल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो डेफिनेशन, तो ये रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस, रिसोर्सेज ऑफ, वो सोर्सेज जिनसे हम फाइनेंसेस इकट्ठे करते हैं। Assets are known as financial resources of any business. तो resources of finance हमारे assets होते हैं, इन्हें हम यूज करके पैसा खुद कमाते हैं, ये हमें मिलते हैं पैसे। तो देखें हम करते क्या हैं, सबसे पहले मैं अक्सर कहता हूँ मेरा बस चले मैं यहाँ से शुरू करूँ सारी स्टेटमेंट्स, क्योंकि देखें पहले पैसा आएगा तो यूज करेंगे ना। पैसा आया तो हमारे जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, मैंने कहा ये लाख रुपया आ गया मेरे पास, 60,000 अपने, 40,000 लोगों का। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एसेट खरीदूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, इनसे एसेट खरीदूंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं जाते ही बिजनेस शुरू किया, बस ससरा पैसे छुट्टे तो पैसे आना शुरू हो, थोड़ी तो नहीं छुटने की मच्छी आ गई। वहाँ पर बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, गाड़ी लेनी पड़ेगी, कपड़ा लेना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा। तो मैं बेचने से पहले क्या करूंगा, एसेट्स खरीदूंगा। तो सबसे पहले इसका मतलब है मैं अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी जो मेरे पास पैसा है उसे किस में कन्वर्ट करूंगा, रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, मेरे एसेट्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी मेरा पैसा जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसेट्स। ठीक हो गए। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास मशीन आ गई, गाड़ी आ गई, फर्नीचर आ गया, बिल्डिंग आ गई, तो मैं इसको क्या करूँगा, यूज करूंगा। कहाँ पर यूज करूंगा, या शॉप में या प्रोडक्शन में। तो ये जो एसेट्स हैं ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में यूज होंगे, प्रोडक्शन। पहले बनानी पड़ेंगी चीजें या लेनी पड़ेंगी। पैसा था
उनसे क्या खरीद किया, एसेट्स खरीदे। एसेट्स कहाँ इस्तेमाल होंगे, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से चीजें प्रोड्यूस होंगी। हमने कुर्सियां बना ली, हमने फर्नीचर बनाया, हमने कपड़ा तैयार किया, कुछ भी जो बेचना है वो तैयार कर लिया। अब ये तैयार करके तो ये कहाँ पर आएगा जी, फिर इसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, फिर ये सेल। फिर क्या होगा जी, ये सेल। और सेल होने के बाद फिर जाहिर है सेल के खर्चे, अपने आगे खर्चे शुरू। ये सारा प्रोसेस मुझे क्या देगा, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट दोबारा कहाँ जाएगा, फिर जाके सोर्स ऑफ फाइनेंस पर मेरा अपना। अगर तो ये प्रोसेस तगड़ा हो, हम काम कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना कमाया हुआ पैसा अपने पैसे में आ रहा है, तो अगर ये पोर्शन तगड़ा होगा तो क्या मुझे इधर जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इस प्रोसेस को इतना तगड़ा रखो कि इधर ना जाना पड़े। ये लोगों का पैसा, अगर ये थोड़ा सा भी ढीला पड़ गया तो फिर क्या होगा जी, फिर इधर आना, फिर हमें लोन लेने पड़े, फिर लोगों की तरफ जाना पड़े या उधार पर कपड़ा दे। तो हम कहते हैं ये जो हमारा प्रोसेस है, जो बिजनेस साइकिल है, ये इतना तगड़ा होना चाहिए कि ये मुझे अपने प्रॉफिट खुद दे। मेरे पास अपना पैसा इतना हो कि मैं एसेट खरीदूँ, उस एसेट से प्रोडक्शन में लेके जाऊँ, सेल, और फिर ऐसे में ये काम चलाता है। तो ये छोटा सा रिलेशनशिप है बिटवीन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। आई होप ये क्लियर होगा। ये वैसे आपके समझने के लिए ये नहीं पूछा जाए, लेकिन जब आप रेशोज पढ़ेंगे FR 1 में जाकर, वहाँ पर ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको रिलेशनशिप पता हो कि क्या चीज़ किस तरह से चल रही है, तो फिर रेशोज वगैरह में ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। वहाँ पर आपको ये हेल्प होगा। शायद आप लोग शुरू में रेशोज में का सब शुरू में पढ़ाते थे, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दी, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ लगी कि इनका फैक्टर जो है ना कि रेशोज के कहाँ कहाँ इम्पैक्ट है, क्या क्या इम्पैक्ट आप आपस में हो। ठीक हो गया जी। तो जो मैं आपसे चाहता हूँ, जो आपने मेरे ऊपर एहसान कर रहा, कुछ नहीं मैं चाहता कि आप याद रखें, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ आप इनकम स्टेटमेंट भी याद कर लें और बैलेंस शीट भी याद करें। अगर समझ कर याद करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, लेकिन अगर समझ कर याद नहीं करेंगे फिर भी मुझे खुशी होगी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, कितना टाइम है हमारे पास, आपको इनकम स्टेटमेंट क्यों 12:30 पे नहीं 12:30 बजे तक क्लास लेने आ मोबाइल के मुताबिक। हाँ चलिए ठीक। कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ, इससे रिलेटेड एनी क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। बताएं, चलें जुम्मे का दिन आज। ठीक है जी, इंशाल्लाह मंडे को अगर हम मिले तो इंशाल्लाह इससे आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, अब एक ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस से फिर आपको एक इनकम स्टेटमेंट बना के दिखाएंगे और एक बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो शर्त जिंदगी अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर हम मिलते हैं तो फिर इंशाल्लाह इससे आगे चलें। कोई मसला नहीं है तो फिर इसे बंद कर दें।